ये एक दूसरे से मैम जुड़े हैं। जब हम पैर में पहनते हैं तो कोई भी एक दूसरे के ऊपर फख्र नहीं कर सकता कि हम इनसे आगे हैं या हम इनसे पीछे हैं। जब चलते हैं तो एक कदम आगे जाता है, तो एक कदम जब पीछे रहता है तो ये नहीं कह सकते कि मैं पीछे, मैं आगे हूँ तुम पीछे है। फौरी वो पीछे वाला आगे चला जाता है। तो इसी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ के साथ में चलते हैं ये लोग। मैम बिना आप एक दूसरे के दोनों अनुपयोगी हो जाते हैं। अगर करेक्ट एक नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं होता दूसरे का। करेक्ट। तो चप्पल एक इतना छोटा सा चीज है, लेकिन मुझे ये तस्वीर मिली तो मैंने पहले डालने से पहले सोचा पता नहीं कैसा लगेगा आप लोगों को, लेकिन मैसेज जो ये दे रही थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। ब्यूटीफुल ये है कि अगर एक जोड़े चप्पल का एक अलग हो जाए तो दूसरा चप्पल कोई काम का नहीं होता हमारे लिए। फिर या तो हम उसे फेंक देंगे या कोने में डाल देंगे, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाते हमारे जीवन में। और एक नया नजरिया जो मैडम ने बताया कि एक पीछे एक चलता है तो दूसरा उसके सपोर्ट में आगे बढ़ता है, यानी पहनने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको आगे ले जाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं वो। तो एक दूसरे के बिना, और तीसरा है जो सही कहा, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरा है। तो दोनों का साथ में होना बहुत ही जरूरी है, यानी लोग साथ ज्यादा काम के होते हैं। सही बात है कि नहीं? अगर हम साथ हैं तो हम एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, एक समाज का उत्थान कर सकते हैं। अगर हम साथ नहीं हैं सही होके भी, तो हम सिर्फ टुकड़ों में बटे हुए हैं जिसका कोई मूल्य नहीं रहेगा, हमारे भविष्य के लिए कुछ देन नहीं रहेगा। आज के डेट में मैं बस एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि हर लोगों के पास इतने बिजी हो गए हैं कि हर किसी के पास अपनी मजबूरियां भी हैं, अपनी तकलीफें भी हैं, और व्यक्तिगत एक नजरिया भी है। लेकिन जब साथ आने के लिए बारी आती है तो काफी लोग नहीं आ पाते, लेकिन कुछ लोग आते हैं। तो आप देखोगे जब साथ आते हैं लोग, हर डिफरेंसेस, हर चीज को छोड़ के, तो एक मिरेकल होता है। तो वहीं पे, और वो जो रिलेशनशिप बनता है वो बिना टर्म एंड कंडीशन से बनता है, एक भरोसे पे बनता है जिसको किसी ने दी नहीं है, महसूस किए और बनी है। और आज के डेट में हम लोग काफी एग्जाम्पल्स देखेंगे कि जिस बेसिस पे ये बात होती है। और इंडिया तो नाम ही है संगम का। कितने कल्चर, कितने ज्योग्राफी, कितने तरह के बिरादरी, कितने तरह के लोग अपने हेरिटेज के साथ रह रहे हैं, और जब उनको जानने की कोशिश करो तो हमें पता चलता है कि हम लोग कितने धनी हैं। बस हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने बांटा ही नहीं है। तो यही शुरू से जो रिलेशनशिप है शुरुआत करती है बांटने की। तो मैं एज अ ट्रेनर भी और एज अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी सबको कहूंगी, जितना बांटोगे बढ़ेगा, चाहे वो ज्ञान हो, समझदारी हो या साथ। बांटने से घटता कभी नहीं देखा है मैंने, बांटने से बढ़ते देखा है। तो इस बात के साथ मैं आगे चलती हूँ दूसरे स्लाइड पे। मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल। अब ये स्लाइड पे मैं थोड़ा कम पॉइंट ध्यान दूंगी, मतलब बताऊंगी, लेकिन रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या है? एक ये प्रोसेस है। रिलेशनशिप बिल्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कनेक्शन बिटवीन टू अदर्स इन अ ग्रुप और एंटिटी by creating common understanding through the mutual agreed terms, agreement and affirmation. So whenever we are one or two person and more than a two person come together, share a terms and condition or agreement or kind of affirmation. Now what is affirmation? Affirmation है क्या? जब हम क्या कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, तुमसे बातें करना, तो हम अपना एक आश्वासन किसी को देते हैं कि हाँ मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है या जो भी मिलती हो रिटर्न में। ओके, तो रिलेशनशिप बिल्डिंग का कॉन्टेक्स्ट ये एक प्रोसेस है जो हर पहलू पे हम खुद को जानते हैं, सामने वाले को जानते हैं, और अपने आप को दोबारा से बोलते हैं कि हाँ मैं सहमत हूँ, मैं आगे जाना चाहता हूँ। ये खूबसूरती है रिलेशनशिप की कि कभी भी वो स्टैग्नेंट नहीं है कि आज रिश्ता बना तो हमेशा रिश्ता वही रहेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ना माँ बाप बच्चों का रिश्ता सेम रहता है, ना एक
जो लोगों से आप बचपन में दोस्त हैं उनके साथ रिश्ता आपका सेम रहता है, ना आपके आने वाले नए पहचान जिससे भी आप जुड़ रहे हो काम के, सबका रिश्ता एक रहता है, क्योंकि हर लोग परिस्थिति से बंधे हुए हैं। लेकिन जो सेम रहता है वो है एक दूसरे के साथ रहने के बाद का एहसास। अगर मैं इसको एक टर्म दूं, सो इम्पोर्टेंट what makes sense to the relationship is essence of that relationship, that how it benefiting to us. अगर साथ चलते चलते कहीं हमें चोट लग जाए, उसमें हमें ये एहसास हो कि उसकी वजह से चोट लगा है, तो वो रिलेशनशिप हम खत्म कर देते हैं, तब रिलेशनशिप नहीं रहता। लेकिन साथ चलते में अगर चोट लग जाए और दूसरा आपको थाम ले, तो आप उसके प्रति और कृतज्ञ हो जाते हो और आपको एक भरोसा जागता है और आप कहते हो कि हम साथ चलेंगे और मैं तुम्हारे साथ ही चलना चाहता हूँ, हम साथ में काम करेंगे। ये एक अफर्मेशन है। जब कोई भी बात हम पॉजिटिवली कहते हैं और वो पॉजिटिव कहते हुए हम महसूस करते हैं और हम अपने दिमाग को भी ये बात कहते हैं कि हाँ मैं सहमत हूँ, मैं इसके साथ आगे काम करना चाहता हूँ, आज मैं श्योर हूँ। आज के डेट कोई भी रिलेशनशिप आज तक के हिसाब से मेजर किया जाता है, आने वाले समय के हिसाब से नहीं। मैं ये पहलू को क्लियर कर देना चाहती हूँ। आने वाले समय में क्या होगा, फिर से परिस्थिति एक रोल प्ले करेगी। आप उस परिस्थिति में कैसे साथ देते हो, साथ नहीं देते हो या कोशिश करते हो, हर चीज एक रिलेशनशिप को बनाता है। तो रिलेशनशिप वो है। अब आते हैं कि रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल। अब क्या है, जब हम बाहर निकलते हैं, बचपन में सबसे पहले माँ बाप का मिलता है प्यार और सीख मिलती है, तो एक रिश्ता बनता है और हम ब्लाइंडली बिलीव करते हैं भगवान के बाद अगर, या भगवान के साथ अगर हम किसी पे भरोसा करते हैं पूरी जिंदगी में, और जब बड़े भी हो जाते हैं, बच्चे कभी कभी बोलते नहीं ये दोस्त है, लेकिन बाद में भी एहसास होता है जो माँ बाप है वो माँ बाप होता है, उसका कोई स्पेस कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि उनकी उनकी देने की मिठास में ना कोई भी सेल्फिशनेस नहीं होता। वो हमारे भले के लिए ही या तो देते हैं या तो डांटते हैं। तो डांटना भी देने के हिसाब से है ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो रिलेशनशिप का मीनिंग यही है। तो ये कुछ स्किल्स से बने हुए हैं, सॉफ्ट स्किल। अब रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप को क्यों हम कैसे देखते हैं ये सारा हो गया, लेकिन सवाल ये आता है कि इस रिलेशनशिप को बनाए कैसे रखें। और इसीलिए इस ट्रेनिंग के में आप मैं सब कोई सामने आए हैं कि रिलेशनशिप है तो जानकारी भी है, लेकिन इसे संभाले कैसे, क्या इसे संभालना जरूरी है, और अगर संभालना जरूरी है तो क्या सोच समझ के कोशिश करना ताकि ये आपको फायदा करे, ऐसा करना जरूरी है। अगर हम सोच समझ के चलेंगे तो किसी को लगेगा नहीं ये तो दिमाग से काम हो रहा है, रिलेशनशिप तो बिना दिमाग के होना चाहिए। नहीं, मैं क्लेरिफाई करूं, जिस सोच रिलेशनशिप में दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल होता है और तालमेल बैठा रहता है, वो रिलेशनशिप आगे जाता है। क्योंकि हर रिलेशनशिप का या हर इंसान का अपना एक लिमिटेशंस है और हर लिमिटेशंस का अपना एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी या एक बाउंड्री है कि हम उसी बाउंड्री में आपको मदद कर सकते हैं या साथ दे सकते हैं। क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे रिलेशंस हैं जिसके लिए वे डायरेक्ट बाध्य हैं। फैमिली हो तो हम लोग डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो, फ्रेंड है तो डायरेक्ट से थोड़ा ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर वर्क ऑफिस आ जाता है तो हम वर्क और काम काज के रिलेशनशिप में बंधे हुए उस बाउंड्री के तहत हैं, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। जब तक हमारा काम है, जब तक हमारी ऑफिस की डिस्कशन है तो हम रिलेटेड है। उसके बाहर अगर हमारी दोस्ती बनती है तो वो एक अलग रिलेशन है, लेकिन ऑफिस के अंदर एक अलग रिलेशन है। तो ये छोटे छोटे स्किल्स से बनता है। वो स्किल्स क्या है, जिसमें मैंने 2 ही 3 स्किल्स दिए हैं। कम्युनिकेशन स्किल, रैपिड बिल्डिंग, नेटवर्किंग एंड सोशलाइजेशन स्किल। कम्युनिकेशन, अब जानकारी हम में से हर किसी की होगी कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन बात करने, हम जब बात करते हैं अपनी बातें बताते हैं किसी को, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। नहीं, जब हम कोई बात करते हैं और उस बात करने में हम सामने वाले को एक समझ देते हैं, अपने बारे में अवेयर करते हैं, अपने बारे में एक जिज्ञासा पैदा करते हैं
और एक समझदारी से उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। Whenever two person talk, discuss, share, written, verbal, or in any kind of mode of communication, with the sense of meaning transfer in the exchange of context. अगर वजह ना हो, हम कभी घर वालों से हर टॉपिक, घर वालों से भी जब हम बात करते होंगे तो देखिएगा ये परिजन के साथ ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मैं, हम लोग को ये रखना चाहिए। जो चीज हमारे पास है उसी से जुड़ के हम बातें करते हैं। जितने लेवल की इंटेलेक्ट हमारी है, उस इंटेलेक्ट को दूर तक ले जाके, अगर कोई साइंस में बहुत अच्छा है तो वो साइंस से जुड़े होके बातें करेगा। कोई साइंस की इतनी पढ़ाई की है, जितने उसमें काम निकल जाए तो उतनी ही दूरियां तय करेगा। लेकिन किसी ने बहुत ज्ञान के लिए तक का इस्तेमाल किया है और साइंस के नजरिए से बाकियों को देखा है, या हमारे हर चीज में देखा है, तो वो हर चीज में कोई कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट दे देता है। तो कितनी सरलता और सुलभता के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, ये मायने करता है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा होगा। अब कम्युनिकेशन भी दो तरीके से होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल जहाँ पे हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और शब्दों के बोलने का तरीके को एक बेस बना के प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। वही नॉन वर्बल हुआ कि जब मैं आपको कुछ बता रही हूँ, उस वक्त मेरा फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर कैसे है। आप जब मेरे से बात कर रहे हो और मुझे मैं अपने बारे में कुछ दुख शेयर कर रही हूँ, या आप मुझे, और मैं नजर घुमा के इधर उधर देख रही हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान तो मेरे को सुन ही नहीं रहा है, तो मैं फालतू अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। और आप यहाँ से कनेक्ट हो जाओ, डिसकनेक्ट हो जाओगे। डिसकनेक्ट का मतलब होता है आपके मन में जो भरोसा था कि इसमें वो काम देगा, उस भरोसे के लिए आपने एक लाइन बाउंड्री खींच दी कि इसके लिए अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी। और होता है कभी कभी जाने अनजाने में हो जाता है, जाने में हो जाता है कोई, कभी कभी जानबूझ के। लेकिन इसका समाधान भी कम्युनिकेशन में ही है। जब तक हम बात नहीं करेंगे, बात आगे कैसे बढ़ेगी। सिंपल। नाउ एक नया टर्म है, आप लोगों ने रैपर्ड बिल्डिंग, जो ट्रेनिंग लाइन में है, बहुत अच्छे से जानते होंगे व्हाट इज रैपर्ड। और इनको सरल शब्द में बोलूं तो रैपो। हम हमेशा बोलते हैं कि अरे अपना रैपो बनाओ, यानी अपना एक इम्प्रेशन जमाओ दूसरे के ऊपर, कि वो आपको सुने, वो आपको देखे, आपसे बातें करे, और जिस काम के लिए आप उससे जुड़ रहे हैं वो काम आपका हो जाए। तो रैपर्ड का मतलब होता है कि हम सामने वाले से किस तरीके से बात शुरुआत से लेके डील करते हैं, ताकि वो अजनबी जो थोड़े देर तक अजनबी था, आज वो आपका दोस्त बन जाए। वो है रैपर्ड बिल्डिंग। तो इसमें भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। जैसे आप दुनिया में सबसे खूबसूरत वर्ड कोई है तो कोई मुझे बताएगा जो सबके दिल के करीब है। क्या मुझे कोई बताना चाहोगे कि जो सबसे खूबसूरत वर्ड जो सबके दिल के करीब है वो क्या है? कोई गेस कर सकता है? अल्लाह का हाँ, भगवान है, बट भगवान के बाद कुछ वर्ल्ड, नॉर्मल वर्ल्ड में कोई गेस कीजिए। मैम हम साथ साथ हैं, हम हाँ? हमेशा साथ हैं, हम हमेशा साथ हैं। अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल। बट मैं जो टर्म बोलने वाली वो है नाम। हर किसी को अपना नाम बहुत प्यारा होता है, करेक्ट? अगर मैं आपको नाम से ना पुकारूं, बोलूं ए इधर आना, या संबोधन सही से नहीं करूं, आपको जुड़ाव महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं जब आपका नाम पूछती हूँ या नाम लेती हूँ या नाम से आपको पुकारती हूँ और नाम आपका याद रखती हूँ, तो आपको क्या लगता है, अरे इसे तो याद है, इसने मतलब मुझे तवज्जो दी। तो कभी हर किसी का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम ट्रेनिंग लाइन में हो और या हम ऐसे लाइन में हो जहाँ पे हमारा व्यक्ति से
बार बार मुलाकात होता है, तो अगर हम उसका नाम याद करते हैं, नाम से संबोधन करते हैं, तो वो हमें बहुत ही ज्यादा आसानी से किसी के साथ घुल मिल के आगे बढ़ने में सहूलियत देता है। ओके दूसरा है नेटवर्किंग या सोशलाइजिंग स्किल। सोशलाइजेशन हमने आपको पहले ही बता दिया कि भाई जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके कुछ नियम कानून हैं जो हमने बनाए हैं। ऐसा नहीं है वो टूटते नहीं है, लेकिन कुछ नियम बनाए हैं ताकि सरलता से एक सोसाइटी काम कर सके। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन कब हमने स्टार्ट की कि हम चलो बिजनेस करते हैं, आज हमने 2 से स्टार्ट की, लेकिन कल वो 2000 लोग हैं, तो 2000 के हिसाब से हमें नियम कानून सीमा सब कुछ तय करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि आप पे काम करने के लिए ये नियम लागू है, तभी जाके आप साथ इस चीज को फॉलो करोगे। और अगर मान लो कभी कंपनी में किसी एचआर ने आपको नहीं बताया, किसी मैनेजर ने आपको कोई बात नहीं बताया और अचानक उसके लिए आपको क्वेश्चन कर दे, ओके कि ये कारण से मुझे तुम्हारे साथ मुझे आगे नहीं बढ़ना, तो आप सबसे पहले बोलोगे अगर ये नियम था तो ये नियम आपने मुझे बताया क्यों नहीं। और अगर आपने, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो वो है सोशलाइजेशन का एक पहलू है। दूसरा नेटवर्किंग। नाउ आज के डेट में नेटवर्किंग टर्म बहुत फेमस है, चाहे वो वर्चुअल नेटवर्किंग हो, चाहे वो फिजिकल नेटवर्किंग हो, वर्क नेटवर्किंग हो, पर्सनल नेटवर्किंग हो, या अब वो नेटवर्किंग है क्या? क्या एक से दूसरे का मिलना, दूसरे से तीसरे का मिलना, चौथे से मिलना नेटवर्किंग है? नहीं। नेटवर्किंग का मतलब है कि एक कॉमन एजेंडा के साथ, जैसे मैं एग्जांपल सबसे पहले आईटीसी का देना चाहूंगी। आईटीसी ने ये स्टार्ट किया कि हम ट्रेनिंग देंगे, मैक्सिमम मासेस को अवेयर करेंगे, उनको जागरूक करेंगे, उनके सामने अपनी सीख और उनकी सीख को आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए उन्होंने ट्रेनर से मिले, ट्रेनर से ट्रेनी से मिले, हर ट्रेनी को बोला आप दूसरे जो इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं वो आगे आए, वो हम जुड़े ताकि हम इसे आगे और ले जाएंगे। तो ये क्या है? ये एक नेटवर्किंग है। हम आपसे मिले क्योंकि ये नेटवर्किंग पे तैयार हो रही थी, और क्योंकि हमारे और आपके बीच में एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, एक रिश्ता था, तो उसको एक पहचान देने के लिए मेरा चयन हुआ और मैं आपके सामने आई, या आप आए जुड़े, ताकि हम दोनों इस पहलू पे डिटेल में डिस्कशन कर सके। तो ये है नेटवर्किंग, जिसका आउटकम हमेशा एक्सपेंशन और रिटर्न में होता है। ओके आगे मैं बढ़ती हूँ। अब जो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि नेटवर्किंग, जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन स्किल, ट्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, रैपिड बहुत इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इकट्ठा किए जो आपके लिए भी नया होगा, लेकिन इसकी जानकारी के साथ आप बहुत आसानी से सोच पाओगे कि ऐसा क्यों है। तो कम्युनिकेशन के बारे में हम आप काफी लोग बहुत हद तक जानते हैं, और यहाँ पे एक रिसर्च हुई थी जिसमें देखा गया था कि लोग सिर्फ 15% लोग हैं जो क्या कहते हैं, some expert estimated that 15% of your financial success come from your skills and knowledge। यानी जो भी ज्ञान नॉलेज हमारे पास है, हम उसके इस्तेमाल से, यानी जो मैं आज आपसे आपको दे रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, उसका सिर्फ आप पे 15% का बेनिफिट होगा मेरे कम्युनिकेशन का। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल क्या रहेगा नॉलेज और स्किल से ज्यादा, वो है पीपल स्किल। अगर मुझे आपको बताने का तरीका पता हो, आपकी समझ को समझकर आपकी समझ में वो एक चीज की जोड़ने का नजरिया पता हो, मेरे पास एग्जाम्पल हो और भावनाओं को बांध के रखने का वो गुण पता हो, शब्दों और टोन का इस्तेमाल से तरीका पता हो, तो मैं आपके ज्यादा नजदीक होंगी कंपेयर टू वो ट्रेनर जो
सिर्फ आपसे बातें करेगा लेकिन आपको समझ नहीं पाएगा। तो ऑब्वियसली जो आपको समझेगा वही आपको उसी से आप ज्यादा इजीली कम्युनिकेट करके एक मीनिंगफुल मैसेज बना पाएंगे। सो दिस इज अबाउट अ कम्युनिकेशंस बेनिफिट। अब मैंने पहले भी कहा है कम्युनिकेशन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है। तो एक रिसर्च में ऐसा भी पाया गया है कि जो शब्दों का चयन होता है वो सिर्फ 7% मददगार होता है, लेकिन जो हमारे टोन का है, हमारे पिच का है, किसी बात पे मैं अननेसेसरी जोर से बोलूं कि ऐसा होना चाहिए तो आपको लगेगा क्या जरूरी नहीं था यहाँ पे चिल्लाना। ये बात सरलता से भी बोली जा सकती थी, या किसी बात पे मुझे बताना हो कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है तो मैं उस पर थोड़ा सा ज्यादा एग्जैगरेट करूंगी कि कम्युनिकेशन, ताकि आपका उस पर ध्यान जाए। तो वो 37% तक हमारे ऊपर असर छोड़ता है और 55% तक हमारा बॉडी कम्युनिकेशन में मेजर रोल प्ले करता है, जो कि मैंने आपको बताया। यानी अगर हम बिहेव ना करें, सिर्फ बोले और टोन रखे, लेकिन बॉडी हमारा कांस्टेंट रहे, तो वो एक्सचेंज उतनी फ्रूटफुल नहीं मानी जाएगी जितना इन तीनों का कॉम्बिनेशंस। ओके, अब मैं चलती हूँ ट्रस्ट को। यहाँ पे मैंने बस एक सिंपल फॉर्मूला में डिफाइन किया है, जो यू कैन सी दैट ट्रस्ट वर्दीनेस इक्वल टू क्रेडिबिलिटी प्लस रिलायबिलिटी प्लस इंटीमेसी इक्वल टू सेल्फ ओरिएंटेशन। यानी अब देखोगे डिवाइडेड बाय सेल्फ ओरिएंटेशन लिखा हुआ है। सेल्फ ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है? हम किसी भी ट्रस्ट का मेजरमेंट अपने नजरिए के, अपने लेवल के हिसाब से करते हैं। मेरा ट्रस्ट करने का फैक्टर अलग होगा और हृदय सर का ट्रस्ट करने का फैक्टर अलग होगा, सुभाष जी के ट्रस्ट करने का फैक्टर अलग होगा और अनिल जी के ट्रस्ट करने का फैक्टर अलग होगा। क्यों? क्योंकि हमने जितनी जिंदगी जी है, जितने लोगों से मिले हैं, जितनी ज्ञान है हमें, जितना हमारी समझ है, उस सब का एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन से हमने एक मूल्यांकन किया हुआ है, जिससे हम ये कहते हैं कि यहाँ से ऊपर में, यहाँ तक मेरा ट्रस्ट है, इसके बाद मेरा ट्रस्ट नहीं होता। अब ये ट्रस्ट किस किस चीजों पर निर्धारित होता है? क्रेडिबिलिटी, कि जो इंसान हमें ये बात बता रहा है वो उस बात को कितना मतलब वो कितना फैक्चुअल है, कितना अगर कोई, आजकल देखते हो न्यूज चैनल पे बहुत सारी झूठी झूठी खबरें आती है, बाद में पता चलता है कि दूसरे न्यूज चैनल ने या किसी और ने क्लियर कर दिया। यानी उसने इस तरीके से इंप्रेशन क्रिएट किया लोगों के ऊपर कि ये बात सच है, लेकिन क्योंकि उसके तथ्य, उसके खोज सही नहीं थी या उस पे लिपअप होती थी झूठ की या किसी और की, तो क्रेडिबिलिटी उसकी कम हो गई। तो अगली बार से हम क्या बोलेंगे? हम उस न्यूज चैनल को नहीं देखेंगे या उस न्यूज चैनल के बोले हुए बात पे एक बार में विश्वास नहीं करेंगे। तो दैट इज क्रेडिबिलिटी। नाउ सेकेंड इज अ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज हम सामने वाले पे कितने आश्रित हैं, ओके, हम कितने डिपेंडेबल हैं अपने चीजों को लेके। ओके, सो दैट इज रिलायबिलिटी। अगर फैमिली है तो हम शायद 99% रिलायबल हो और वहां पे हमारा ट्रस्ट फैक्टर का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता मेजरली। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे कनेक्शंस बढ़ते जाते हैं या लोग आते जाते हैं, तो हर किसी का इस पे इतना, कंपनी वालों पे इतना भरोसा करो, जो हमारे दोस्त लोग हैं, कुछ दोस्त पे इतना भरोसा है आपको, 80% भरोसा, मतलब मैं परसेंटेज तो यूं ही बोल रही हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग निकाल नहीं पाते, लेकिन निकालोगे तो आपको पता चलेगा रेशियो में ही होता है। किसी को हमने ज्यादा वेटेज दिया, किसी को हमने कम वेटेज दिया। तो दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, कि कितने आप रिलाई कर रहे हो। थर्ड इज इंटीमेसी। अब ये वर्ड सुन के अगर लगेगा कि इंटीमेसी मतलब ऐसा, इंटीमेसी इज टॉकिंग अबाउट अ कनेक्शन, बॉन्ड बिटवीन अ टू पर्सन। अगर किसी मियाँ बीवी का बोलोगे तो ट्रस्ट ज्यादा होगा, पेरेंट्स और बच्चे का बोलोगे ट्रस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि वो आपस में ज्यादा क्लोज है, ज्यादा शेयर कर रहे हैं, ज्यादा ओपन है अपने बारे में।
तो जितना हम ओपन अप होंगे, अब क्या है, ओपन होने में भी डर लगता है, लेकिन फैमिली से या पार्टनर से या घर वालों से उतना कहने में तकलीफ नहीं होती या डर नहीं लगता कि कहीं ये चीज, लेकिन बाहर वालों पे भरोसा करने से पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या ये बंदा मेरे बोली हुए बातों का संभाल के रखेगा, या इस बात को बात कुछ और बना के पेश तो नहीं करेगा किसी और को। तो इस बात का कभी कभी ऐसा हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमने कभी अपने दिल की बात बोल दी, कुछ हुआ और हमने तो उस वक्त हम भारी मन से थे, हमें कोई चाहिए था बोलने के लिए, हमने तो बोल दिया, लेकिन बाद में एहसास, अब डर हो रहा है कि क्या पता उसने किसी 4 लोगों को ना बोल दे। कॉमन एग्जांपल बोलती हूँ, जब हम लोग कंपनी में काम करते हैं, जब रेजिग्नेशन देते हैं, तो रेजिग्नेशन के टाइम में हम अक्सर उन्हीं को बताते हैं जो लोग पहले रिलेटेड है, उसके बाद धीरे धीरे हम दोस्तों को बताते हैं, और अगर हमें उसे हर किसी को अभी नहीं बताना हो, फिर भी किसी को बता दिया, फिर पता चलता है अरे ये तो सबको पता चल गया है, तो हमारे दिमाग में आता है कि ये कौन है बताने वाला। ओके, तो ये चीज यही है एक कि कितना भरोसा कर सकते हैं, बताए कि नहीं। तो इसीलिए है क्रेडिबिलिटी प्लस रिलायबिलिटी प्लस इंटीमेसी इक्वल टू सेल्फ ओरिएंटेशन। आपके डेफिनेशन पे ये तीनों फैक्टर पे कितना वो फैक्ट सही दे रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस, रिलायबिलिटी, कितना वो आपसे जुड़ाव है, कितना गहरा बॉन्ड है। तारो अभी मैं एक नया जो चौथा है नेटवर्किंग है रेपो। नेटवर्किंग और रेपो के लिए भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। नेटवर्किंग हम कोई अपॉर्चुनिटी के लिए करते हैं, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के लिए करते हैं, इंटरनेट थ्रू, वर्चुअल के थ्रू या फिजिकल डिस्कशन में हम लोग कार्ड, विजिटिंग कार्ड क्यों रखते हैं? नेटवर्क बढ़ाने के लिए ही, कि हम अपना सेल्फ प्रमोशन कर सके, सेल्फ ब्रांडिंग कर सके कि हम ये हैं, आप हमसे जुड़िए, आप वो, हम आपको आगे फायदा देंगे, हम दोनों मिलके कुछ नया क्रिएट करेंगे, आप मेरे लिए कुछ करो, मैं आपके लिए कुछ करूंगा। सो गिव एंड टेक चलता रहता है, ये है सारे कनेक्शन, कम्युनिटी एंड सक्सेस। दूसरा रैपिड बिल्डिंग, तो यहाँ पे अगेन वही है अवेयरनेस ऑफ अदर, कि हमें सामने वाले के बारे में कितनी जानकारी है। शोइंग इंटरेस्ट, जब हम किसी से बात कर रहे हैं या वो हमसे बात कर रहा है, तो कितना आप उसको तवज्जो दे रहे हो, उसकी बात सुन रहे हो, उसको एहसास हो रहा है कि हाँ आप उसकी बात को समझ भी रहे हो, सुन भी रहे हो और आप उससे कनेक्टेड हो। सेंसिटिविटी, कहीं सामने वाले को ऐसा तो फील नहीं हो रहा कि आप उसका इंसल्ट कर रहे हो, या रिस्पेक्ट उसे नहीं मिल रहा है, या इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, उसकी अहमियत नहीं समझी जा रही है, या आपकी अहमियत नहीं समझ, ऐसा कुछ है तो उससे सेंसिटिविटी। चूजिंग अ राइट वर्ड, अगेन वर्ड प्ले द मेजर रोल। अगर हम गलत चीजों को भी सुगर कोट करके बताऊं तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन अगर सही को भी गलत टोन में या गलत वर्डिंग से इस्तेमाल किया जाए तो वो गलत ही हो जाता है, क्योंकि इंसान फोकस, पहले ही बोला है, सिर्फ 7% वर्ड पे फोकस करता है, लेकिन 37 फोकस करता है, और 55% फोकस करता है आपके बॉडी लैंग्वेज और आपके वो शब्द को बोलने के तरीके पे। ज्वाइनिंग द डॉट्स, हम कौन से बिंदु को पकड़ रहे हैं, यानी कौन सा ब्रिज गैप कर रहे हैं रैपिड के बिंदु। यानी एक ट्रेनर है, मैं अभी ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, और लेकिन अगर हम लोगों से मिलते हैं, कभी मिलते हैं गैदरिंग में, तो एक दूसरे के प्रति जानने की कोशिश करते हैं, बात बढ़ाते हैं हंसी मजाक के थ्रू, या फिर एक कॉमन टॉपिक पर डिस्कशन करके, चर्चा करके, इंटेलेक्ट शेयर करके, इमोशनल कॉन्टेक्ट शेयर करके, इससे हमारा रैपिड बढ़ता है, यानी इम्प्रेशन बढ़ता है, और लोग हम तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं और रेडी रहते हैं। अभी पीपल प्रोसेस टू कनेक्ट अदर्स, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, और मैं एक बार दोबारा, फॉर एग्जांपल आप लोग फोकस कीजिएगा इस फोटोग्राफ पे। आप देखो 5 जन है, सारे पियर्स हैं, मतलब दोस्त लोग हैं, खाने का प्लान बन रहा है, तो ये बंदा वांट टू हैंग विथ अस फॉर लंच, तो सबको खाना है, सबको भूख लगी है, साथ में खाना, तो एक कॉमन पर्पस है, इसलिए जितने भी उस भूखे लोग थे या उनको दो लोगों के साथ खाना, वो सारे लोग मिल जाएंगे। एक ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि कभी भी कोई रिलेशनशिप एक कॉमन पर्पस से स्टार्ट होता है, विदाउट कोई पर्पस के ये स्टार्ट ही नहीं होता है। लाइक माइंडेड होना चाहिए,
हमारी बात, आपकी बात, एक सोच मिलनी चाहिए। और सोच अगर नहीं मिल रही है तो सोच मिलने के लिए वो कोशिश होना चाहिए जिससे आपकी बात मैं समझ सकूं, मेरी बात आप। कंफर्ट होना चाहिए कि मैं इस इंसान के साथ रहने के लिए, काम करने के लिए कंफर्टेबल हूँ, मुझे भरोसा है। सेल्फ एसोसिएशन, हम अकेले जीवन नहीं बिता सकते, बिकॉज वी आर बोर्न इन सोसाइटी, वी वांट पीपल अराउंड। हम कुछ देर तो अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन अगर एक किसी को बोल दिया जाए कि हमेशा या 1 महीने विदाउट लोग के साथ रहो, तो अगर पता हो कि 1 महीने बाद लोग मिलेंगे और इस 1 महीने में अगर मैंने कर लिया तो कुछ हमें फायदा होगा, तब तो इंसान अपना विल पावर बढ़ाता है, कोशिश करता है। लेकिन पता है इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इंसान सोचेगा भी नहीं। क्या आप सोचोगे? नहीं, क्योंकि हमें लोग चाहिए। तो जब हमें लोग चाहिए तो हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है? एक गुड रिलेशनशिप के साथ, एक बॉन्डिंग के साथ, एक कंफर्ट के साथ। ठीक है, तो सेल्फ एसोसिएशन इज दिस कॉमन एजेंडा एंटिटी। कॉमन एजेंडा गोल होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप होता है तो हम उस ग्रुप के साथ, अगर ट्रेनर है तो ट्रेनिंग के लाइन के लोग एक साथ मिलते हैं, बिजनेस के लाइन के लोग एक साथ मिलते हैं। मतलब अगर पॉलिटिक्स पे चर्चा करना है तो उसकी जानकारी कर रखने वाले लोग एक जगह पे मिलते हैं। तो जैसा पर्पस रहता है और एजेंडा रहता है या ऑर्गेनाइजेशन रहता है, वैसे लोग आपस में जुड़ते हैं। हम अगर नौकरी तलाश कर रहे हैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस होगा या आपका जो एक्सपीरियंस होगा, हम उसी के हिसाब से आपका चयन करेंगे। और इसीलिए कहते हैं कि एचआर में कभी कोई रिजेक्शन नहीं होता, नॉट फिट होता है। यानी अगर हमने आपको किसी को नहीं चुना उस कार्य के लिए, यानी जो पर्टिकुलर टाइप का काम करने लायक, मतलब जो चाहिए था, जो स्किल चाहिए था, जो कॉम्पिटेंसी चाहिए थी, वो मैच नहीं कर रही है, तो राइट फिट नहीं है। मतलब ये नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है। तो ये अपने आप को या अपने लोगों में जरूर कहो, बताओ। ये एचआर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट फिट इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट इज द वन थिंग। सोशल एंड कल्चरल सिस्टम, अगेन सोसाइटी कम एंड कल्चर प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। हम जिससे जुड़े होते हैं उसकी अच्छी बातें और उससे लोग, जुड़े हुए लोगों से बहुत सारे चीज सीखते हैं और एक्सचेंज करते हैं। कभी कभी ऑब्वियसली कुछ लोग इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, तो उसको भी समझना उतना ही जरूरी है। एक्सचेंज एंड रिटर्न, कोई भी ग्रुप विदाउट कोई रिटर्न या एक्सचेंज के बिना नहीं आता। चाहे यहाँ पे ही हो, वो उसको ग्रुप चाहिए लोगों को साथ में जाने का, तो किसी एक को ये चाहिए कि अकेले नहीं हम मिल के जाए। तो हर किसी का खुद का एक सेल्फ रीजन होता है कि हम क्यों जुड़ रहे हैं किसी भी लोगों से, कैसे रिलेटेड हैं किसी से। ओके, शेयर एंड कम्युनिकेट। नाउ द की टेक्निक्स। अब इम्पोर्टेंट है कि हमें अगर रिलेशंस के बारे में इतनी जानकारी है और हमारी किसी के साथ अगर रिलेशनशिप नहीं बन रही है, या ऐसा हम काम में जाते हैं, कभी कभी बॉस के साथ नहीं बनता, कभी कभी दोस्तों के साथ अनबन हो जाती है, पड़ोसियों के साथ हो जाती है, कभी कभी भाई बहन में दिक्कतें आ जाती है, कभी फैमिली में जनरेशन गैप आ जाता है। तो ऐसा कैसे हम चल करें कि वो टेक्निक क्या है जिसके बेसिस पे हम रिलेशनशिप को सही मायनों में निभा सके। सिर्फ नाम जरूरत नहीं है, उस नाम को पहचान भी दे अपने ये से। तो चाहे वो जान पहचान का हो या अजनबी, तो पॉइंटर्स ऑलमोस्ट सेम है। द पॉइंटर्स आर सेम as a key technique for building a good relationship. The first point is a have purpose and a common goal. If you are interacting people on a common platform to exchange something related to each other, people will connect you. We connected because we wanted to get to train you and you wanted to get it trained. So there is a common purpose and common goal. So the goal is that after this training we will be learning how we will handle a different people and a relation after it. Okay, so हम गोल क्या है कि हम कैसे ये रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हैं। डेवलप ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अब हम ट्रस्ट कैसे बनाएं या कॉन्फिडेंस? तो ट्रस्ट का भी बहुत सिंपल फंडा है।
कि अगर हम किसी से जुड़े हैं तो सब, अब कई लोगों के दिमाग में होगा कि ट्रस्ट तो नेचुरली आएगा, साथ चलते चलते पता चलेगा, शुरू में कैसे ट्रस्ट करें, ऑब्वियस ये सवाल होता है। तो इसका सिंपल सा अगर मैं जवाब दूं, हाँ, लेकिन इसको जानने की कोशिश में आप ये पता कर सकते हो कि आप सामने वाले पे भरोसा कर सकते हो कि नहीं। प्लस दूसरा है ट्रस्ट करने का, तो आप कितने अवेयर हो। हम अगर कोई डिसीजन लेते हैं किसी भी बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि इस काम का प्लस क्या है, इस काम का नुकसान क्या है, क्या उस नुकसान के लिए हम रेडी हैं, क्या उस फायदे के लिए, वो फायदा ज्यादा बड़ा है नुकसान से, नुकसान छोटा भी हो सकता है, मायने रखने वाला भी हो सकता है, नहीं रखने वाला भी हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट कि तो वो चीज का जब आप एनालिसिस कर लोगे, एक विश्लेषण कर लोगे, सो दिस विल हेल्प यू टू गेट द कॉन्फिडेंस ऑन बिल्ड ऑन ट्रस्टिंग समवन। अब आप कंपनी जा रहे हो, आपको नहीं पता वो कंपनी आपके लिए सही रहेगी, अच्छी रहेगी, क्योंकि कंपनी में तरह तरह के लोग काम कर रहे हैं, तो कैसे भरोसा करें। तो आप उसके बारे में पता करोगे, कितनी बड़ी कंपनी है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना कोई ऐसा, आजकल तो सोशल प्लेटफॉर्म पे रिव्यू भी आते हैं, तो वो है। प्लस आप जब इंटरेक्ट करोगे ट्रेनिंग टाइम में, आप सवाल पूछते हो, लोग आपसे सवाल पूछते हैं, तो हर पैरामीटर पे। अब क्या है कि अग्री करने से पहले अगर आपका सामर्थ्य है कि आप उस ऑफर को डिक्लाइन करके रुक सको क्योंकि आपके पास दूसरा ऑफर है या आपके पास अभी वक्त है, तो फिर आप और डिटेल में कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी परिस्थिति ऐसी है कि आज पहले जॉब मिल जाना चाहिए, बाद में हम कोई बात देखेंगे, तो परिस्थिति अलग होती है, तब हमें आंख बंद करके भरोसा करना पड़ता है। लेकिन भरोसा वहां पे भी है, ये सोच के भरोसा करना पड़ता है कि भगवान है और वो है तो सब सही होगा, जो होगा देख लेंगे। So that is a developing trust and confidence, a sense of belonging and security. So sense of belongings means if I am meeting you, you meeting me, how comfortable you are feeling. Are you feeling that you are welcomed? Are you feeling that you are getting respected? Are you feeling that you are able to, you are emotionally stable? Are you feeling that you are safe and secure with me? So these all things create a kind of confidence on the second person, whether it is a stranger or a known, that yes, I can rely on this person, this for this period. हम अक्सर बच्चों को समझाते हैं रात में आ जाओ, अजनबी के साथ मत रहो, लेकिन फिर कभी कभी बच्चे आके बोलते हैं कि नहीं माँ ठीक है, सब सही है, वो अच्छा लड़का है। तो यानी उसने अपना एनालिसिस, मैं यहाँ पे अभी जजमेंट नहीं कर रही हूँ कि कुछ और भी निकल सकता है, वो अलग बात है, लेकिन एक हर कोई अपने लेवल पे एक परिभाषित जरूर करता है। Everyone defines the relationship the person is with someone in context of their experience with that person, journey so far with that person. So that is very much important. So ये पैरामीटर पे अगर ध्यान दिया जाए तो आप रिलेशनशिप को और अच्छा कर सकते हो। यानी आप अब एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगी, दूसरों में ढूंढने से पहले आप खुद में ढूंढिए क्या वो रिश्ता की खूबसूरती वही दे पा रहे हो और दूसरे को, तो रिटर्न में वापस आएगा। मीन्स if you are giving a feeling of good relationship, good comfort, emotional space and self belonging next to someone else, that will come back as a return to you. Reasons: if everyone is seeking for someone who can give the same kind of feeling to some or other, because बहुत कम हो चुके हैं ऐसे लोग जो हाथ बढ़ाते हैं, तो इसको दूरी को कम करने के लिए हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा रिश्ता सामने वाले से मधुर हो, तो हमें भी वो मिठास लानी पड़ेगी, कुछ चीजें भूलनी पड़ेगी, कुछ चीजें भुलानी पड़ेगी, कभी बात करना पड़ेगा, कभी भरोसा देना पड़ेगा, कभी भरोसा लेना पड़ेगा, कभी हंसी लानी पड़ेगी, कभी ठहाके लगाने पड़ेंगे, कभी
बातों से, कभी अपने हाव भाव से, कभी एक दूसरे को इज्जत वक्त के जब दोगे तो वो चीज रिटर्न आएगा, और यही वो टेक्निक है, सिंपल शॉर्ट में। सो हैविंग अ प्रॉपर रीजन, टर्म एंड अग्रीमेंट। अगर आप किसी एक्सटर्नल से मिल रहे हो और वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अगर क्लियर है, आपकी सहमति है, तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ इतना तक के लिए मैं ओके हूँ, इतना तक के लिए मैं ओके नहीं था, अभी हम दोनों कॉमन पेज पे हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कभी हम अगर कंपनी में हो या तो हम एक व्यवहारिक रूप में बात करते हैं, व्यक्तिगत रूप में, और एक होता है पर्सनल, हम बात करते हैं, अपना दिल खोल के रख देते हैं, क्योंकि हमें कोई बस सुनने वाला चाहिए, हमें बताने वाला कि मैं ये हूँ तुम वो हो, हम दोनों ऐसे, तो एक दूसरे को वैसा भी होना चाहिए, पैम्पर करने वाला। तो कम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के इस्तेमाल से भी वी कैन डील द रिलेशनशिप वेरी ब्यूटिफुली। कहाँ जहाँ आपको लगता है एक सोच समझ के बात करनी चाहिए, और कभी आपको लगता है कि डायरेक्टली जाके अपने दिल की बात रख देनी चाहिए। मैं एक शब्द का चयन कर रही हूँ तो उससे भी काम, एक्सेप्टेंस ऑफ ईच अदर, जो मैंने आपको कहा, रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपस के डिफरेंसेस को, कि मैं ऐसा हूँ वो वैसा है। अगर आप वो देखोगे वो ऐसा है ये ऐसा है, तो आप, हेलो, हाँ क्या हुआ, बैठी हूँ बता ना। तो हम ये सोचते रह जाएंगे कि कि हम में तो उसमें कुछ एक जैसा है ही नहीं, तो हमें वो सोचना होगा, ढूंढना होगा कि हम दोनों में एक जैसा क्या है। हो सकती है हमारा काम हो, हमारा सोचने का तरीका हो, हमारा पहनावे हो, हमारा दुनिया को देखने का नजरिया हो, तो लेकिन जब तक एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ोगे, बात नहीं। हेलो, अभी दूसरा टर्म है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग आज के टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई अपना अपना प्रमोशन कर रहा है, और कभी कभी हमें अपने अचीवमेंट्स बताने पड़ते हैं तभी लोगों को पता होते हैं, और कभी कभी लोग बताते हैं। तो जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, उनको उनके होने का अभिनंदन करते हो, ग्रैटिट्यूड देते हो, तो भी हमारा रिलेशनशिप बढ़ता है। अगर हम आपकी तारीफ करें तो आपका चेहरे में क्या होगी, एक मुस्कान आएगी, और आपको मेरे प्रति एक सरलता महसूस होगी, एक कनेक्शन बिल्ड होगा। तो दैट इज, अगर मैं अपने बारे में कुछ बता रही हूँ जो अच्छा है या जैसा है, कि मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया, और अगर आप सुन रहे हो तो भी मैं एक ये फील करो, आप भी सुन रहे हो और आप हंसी को एक स्माइल के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो, नोट कर रहे हो, चाहे सर हिला रहे हो कि हाँ मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, तो भी एक ये होता है, एक फीलिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट होता है। यानी इंसान समझता रहता है कि मेरी वैल्यू है, वही है ब्रांडिंग। यूज रेपर्ट टू नेटवर्क। हाँ, नेट रेपर्ट का बहुत ही रेपो बिल्ड करना बहुत जरूरी है। जब आप मिलते हो, आप उनको कंफर्ट दो, उनको जानो, उनसे बात करो, उन्हें सुनो, ये सारी टेक्निक से उनका नाम इस्तेमाल करो, सही क्वेश्चंस होने चाहिए, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जिसमें आपको हेल्प होगा बात को आगे बढ़ाने की और रिलेशनशिप को मेंटेन करने की, चाहे वो रिलेशनशिप किसी भी नेम और टैगलाइन से जुड़ा हो। रिकॉल एंड यूज नेम। अगर आप किसी से बात किए हो या किसी से कभी जुड़े हो, उनसे रिलेटेड कोई बात आप याद रखते हो और आप उनको प्रेजेंट करते हो, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ उसे याद है। लेकिन अगर आप बोलते हो नहीं मुझे याद तो नहीं है, तो उसे लगेगा अरे आपने तो सुना ही नहीं ध्यान से। तो रिकॉल एंड यूजिंग नेम प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। So try whenever you are in some kind of relationship which you want to maintain for future as well, for a work related, for a personal related, you need to remember what is discussed and what is person name, so that you can address properly and you can start from the point you left over. रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। हम आप सभी अलग अलग जगह से आज जुड़े हैं, कोई हैदराबाद, कोई बिहार, कोई दिल्ली, कोई बम्बई, कोई भोपाल, हर जगह से होंगे। हमारे कल्चर, रिलीजन के जितने ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है वो तो अलग है ही, लेकिन इसके अलावा ज्योग्राफी के भी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है,
और हम लोग वहाँ की चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं बिहार से हूँ और मैं अभी मुंबई में रह रही हूँ, तो मैं बिहार और मुंबई को रिप्रेजेंट करूंगी, उनके बारे में बताऊंगी, तो आपको विश्वास होगा क्योंकि मैं वहाँ हूँ। और जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो वो चीज कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। लेकिन जब हम भेदभाव करते हैं, अरे नहीं नहीं ये लोग तो बस झगड़ालू ही होते हैं, ये ऐसे होते हैं, वहाँ पे मायो क्या कहते हैं टेररिस्ट ज्यादा होता है, तो क्या होता है हम खामियां पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम खूबसूरती पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जब खूबसूरती देखोगे नहीं तो खूबसूरती मिलेगी कहाँ? सो रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, others time, presence and identity. People who are giving time to you, people from whom you need a time, you also need to give time to them. Give your commitment, be available, respect their identity, whosoever that person is. रिस्पॉन्स एंड रिवर्ट, कभी कभी हम देखते हैं कि लोग हमसे कुछ बात किए होते हैं और हम उन्हें बोलते हैं कि हम तुम्हें बताते हैं, या मेल का भी है, जब मेल आता है हम रिस्पॉन्स नहीं करते। आप बताओ, अगर मैंने उसी उम्मीद से आपको एक मेल किया है या आपसे बात की है और आपने मुझे बोला कि अभी मैं 4 दिन तो बिजी हूँ, मैं 5वें दिन तुमसे बात करता हूँ, क्या मैं 5वें दिन के लिए 4 दिन तक आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, अपने आप को भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी? 5वें दिन मेरे दिमाग में ये ख्याल आएगा कि मुझे उसने बोला था कि वो 5वें दिन मेरे प्रॉब्लम का हल बताएगा, वो आपका इंतजार करेगा, वो आपके जवाब का इंतजार करेगा। तो यानी उसके दिमाग में आप चल रहे होगे, तो आपके दिमाग में भी ये चीज होना चाहिए कि अगर कोई आपके लिए इंतजार कर रहा है तो उसे इंतजार ना कराओ। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो बता दो, मैं आज प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। तो वो इंसान पहले से ही समझ जाएगा कि हाँ हाँ हर किसी का अभी परिस्थिति ऐसा रहता है, वो अभी कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर वो समझ जाए, नहीं तो वो इंसान इंतजार करते रह जाएगा और फिर वो आपके बारे में एक जजमेंट बना लेगा कि उसे परवाह नहीं है। तो भले रीजन कोई भी जेन्युइन हो, लेकिन रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अब पेयर प्रेजेंट प्रमोट क्रिएट पॉसिबिलिटी, जुड़ो मतलब ग्रुप में जुड़ना, फिर अपने व्यू पॉइंट को रखना, उसे आगे बढ़ाना और एक नई शुरुआत या एक नया एक पहलू तैयार करना, ये रिलेशनशिप की खासियत है। जब हम जुड़ते हैं तभी कुछ एक बड़ा हो पाता है। सो दैट इज अ की टेक्निक्स ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू स्टार्ट विद अ पर्पस, we need to explain through communication, we need to build a strong bond with the use of confidence and trust, give them self-belonging and security essence. Proper terms and condition of the relationship need to be stated, that for what purpose I am related to you, how I am related to you, and what is my expectation from you. Then the communication, non-formal, normal, in every context, play the major role, acting as a tool to reward you or break the relationship. Acceptance is the only possibility to start it and carry it. Again, branding, give them self achievement, self acknowledgement, or kind of acknowledgement and appreciation, so that person will be feeling happy to be with you. Rapport, create strong kickstart, that if you are meeting any stranger or any after a very long time, and you need to start well, you need a kick start, and rapport play the important role. One smile, using names, recalling things, explaining, asking questions, all these play a major role in kicking start the quality. इसका इस्तेमाल काफी होता है selling skill में. Diversity, we need to respect, we need to learn, we need to again accept it and be with it. Response and reward when it is needed, when it is given time. So all these things is the key technique of the build relationship. Now going forward, okay, so coming up कि हम लोग में से कुछ लोग होंगे जो ट्रेनिंग लाइन में होंगे, हम लोग में से कुछ लोग ऐसे लाइन में होंगे, ट्रेनिंग लाइन में सेलिंग लाइन में होंगे, यानी सेल्स पर्सन होंगे, कुछ लोग ट्रेनिंग लाइन में है, कुछ लोग अदर्स लाइन में होंगे। हम किसी भी लाइन में हो, हमें सेल जरूर करना पड़ता है, हमें बेचना पड़ता है अपने थॉट्स को, अपने प्रोडक्ट को,
अपने नजरिए को, अपने विश्वास को, तभी जाके लोग जुड़ते हैं। अगर मैंने ये कहा कि आप मेरे साथ जुड़ के काम करो, आप मुझसे सीखने आओ, तो अगर आप मुझे नहीं जानते थे अनुराधा झा ट्रेनर कौन है, लेकिन आप आईटीसी को जानते थे इसलिए आप आए, आपको उनको पहचानते हो कि यहाँ से मैं कुछ लेके जाता हूँ, कुछ दे के जाता हूँ, तो आपको वो बांधा हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने आप को ओवर अ पीरियड बहुत अच्छे से सेल किया, और उस सेलिंग के बाद एक कस्टमर रिलेशनशिप भी आपके साथ बहुत अच्छा बना के रखा है। तभी आज जो लोग आए हैं उसी के बदौलत आए हैं, अपना टाइम दे पा रहे हैं। सो इसीलिए रिलेशनशिप हेल्प इन अ सेलिंग एज वेल। तो चाहे सेलिंग हो, सेलर हो, या ट्रेनर हो, या एचआर हो, या कोई भी प्रोफेशनल हो, रिलेशनशिप उन्हें दूसरों से जोड़ने में मैम आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अभी भी नहीं आ रही है मैम। सुभाष जी आप उनको अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट है मैडम, अनम्यूट है। अनम्यूट है, कोई दिक्कत नहीं, वो नेट का प्रॉब्लम है कुछ। माइक माइक चेंज करा लो। नहीं आ पा रही है मैडम आपकी आवाज। लॉग ऑफ हो गए, लॉग ऑन हो जाइए फिर से एक बार। है अभी, को होस्ट भी है, शेयरिंग भी चालू है, लेकिन माइक का इशू है। माइक का इशू है। माइक निकाल के दोबारा डाल। अभी आवाज आ रही है? यस 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 यस। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक्सेलेंट। आई डोंट नो मैंने कहाँ से मिस किया, आप लोगों ने लास्ट कहाँ तक सुना? पूरा कर दीजिए मैडम शुरू से फिर। नहीं शुरू से मेरे को फिर वो फिर इसका मतलब है आपने ध्यान नहीं दिया। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। पिछला स्लाइड तो आप लोग को समझा ना, क्योंकि ये तो मैंने डिटेल में बताया। आप ट्रेनर के बारे में जो बता रही थी, यदि आप ट्रेनर हैं तो हाँ वो सेलिंग स्किल पे भी। या सेलिंग के बारे में। So selling is the one of the important skill even in the trainers, not only for the sellers. So when you came in the ITC to learn, because ITC has sold themselves their service to you very beautifully, and you know that after receiving it, it may add value to you. So that is what the beauty of relationship, and it is not possible to sell without building a direct relationship with the client. So from a trainer point of view, you are my client. From a trainee's point of view, I am your coach, trainer, mentor, whom your expectation is there that I will clarify all your doubt or make sense to you. अगर ट्रेनिंग के बाद कुछ सवाल रह गए और ऐसा लगा अरे यार ये क्या बता रही थी, पूछने भी नहीं दिया, यानी आई फेल्ड एज अ ट्रेनर। बट अगर ये आया कि मैंने वो प्लेटफॉर्म दिया कि आपने अपनी बात रखी यानी और आप सेटिस्फाइड हो, आई पास एज अ ट्रेनर। सो चाहे वो सेलिंग हो, ट्रेनिंग हो, और या कोई भी प्रोफाइल हो, हमें अपने ऑडियंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उतना ही जरूरी है जितना ये जानना जरूरी है हम कौन है और हम क्या चाहते हैं। अगर आप ये दोनों चीज क्लियर होकर लोगे कि मैं एक ट्रेनी हूँ, मैं आगे ट्रेनर बनना चाहता हूँ, तो आपके लिए करियर डिसाइड करना आसान हो जाता है। या आप ये सोचते हो कि मैं एक लर्नर हूँ और मैं ये सब्जेक्ट सीखना चाहता हूँ, तो आपका एजेंडा क्लियर हो जाता है कि अंत में आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी पता चल जाएगी। तो इसीलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट है फोकस। आई नो व्हाट आई वांट।
मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। तो अगर बीइंग अ सेलर, बीइंग अ ट्रेनर आपको यही पता नहीं है कि आपका पर्पस क्या है, गोल क्या है, आप क्या करने वाले हो, क्या करना चाहते हो, आप फेल हो जाओगे। तो प्लानिंग और उस प्लानिंग के प्रति वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि हाँ मेरा मिशन ये है, मेरा विजन ये है, मुझे इतनी दूर तक जाना है, इतने लोगों को जोड़ना है, लोगों के जीवन में बदलाव लाना है और ये बदलाव करने के लिए ये काम मुझे करने हैं। दूसरा, टारगेट। आई नो एग्जैक्टली whom I want to approach। यानी हमें पता है कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन है। अगर मैं बोलूंगी कि मैं ट्रेनर बनना चाहती हूँ तो पूरी दुनिया मुझे सुने और इसके लिए मैं पूरी दुनिया को कोशिश करूं, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन रियलिस्टिक नहीं है। दुनिया तभी सुनेगी जब दुनिया मुझसे एक रिश्ता बनाएगी और जुड़ेगी। तो हमें पहले ये डिसाइड करना होगा कि हमें किसे बुलाना है, कितनों को बुलाना है और वो लोग क्यों आएंगे हमारे पास। तो ये उस क्यों आपका क्लियर होना चाहिए, वाई आपका क्लियर होना चाहिए टारगेट ऑडियंस के लिए। अगर आप ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हो तो बच्चों से रिलेटेड क्या सिखाना चाहिए उसको, क्या नहीं। अगर हम एडल्ट को सिखा रहे हैं तो वो कैसे सीखेंगे, क्योंकि जीवन का तजुर्बा ही उनके पास इतना है कि उन्होंने आधी जिंदगी ही सीखने में बिता दी है। अब तो वो देने के जगह पे है, लेकिन अगर फिर भी वो सीखने आ रहे हैं तो यानी वो अपने आपको परिभाषित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और दूसरे से जानना चाहते हैं कि क्या मैं जो सोचता हूँ वही वो है, या जो मैं सोचता हूँ वो तुम भी जानो। So target audience is very important. Now the third is define. I know what I have to offer. यानी मुझे पता है आपको मुझे देना क्या है। अगर मैं आज आपके सामने आई हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप की किस पायदान को मुझे तय करना है, किस पहलू को आपको बताना है। अगर मुझे रिलेशनशिप से पर्सनल स्पेस पे बताना है, रिश्ता क्या होता है, माँ बाप क्या होता है, इमोशंस क्या होता है, तो वो एक पहलू है। अगर मैं इसको बाहरी दुनिया के हिसाब से भी आपको बता रही हूँ, जो कि मेरा एजेंडा है कि हम बाहर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। फायदा मीन्स गलत ही सेंस में नहीं होता, विन विन सिचुएशन के लिए होता है कि हम लोगों को अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। तो इसीलिए कहते हैं दूसरों को बदलने से पहले खुद में बदलाव लाओ, दूसरे अपने आप बदलेंगे। और अगर वो नहीं बदले तो आप उनको बदल के दूसरों के पास जाओ, दुनिया में कमी थोड़ी ना है। तो define, I know what I have to offer. Align, my existence, resource and relationship are contributed to my success. अब मैं नेटवर्क, जो मेरे रिसोर्स है, मेरे पास जो भी ज्ञान है या जो मेरे पास रिसोर्स है, लैपटॉप है, जूम है आज के डेट में, उसके थ्रू कर रही हूँ और उसके थ्रू आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। उसी तरह कंपनी भी सारे रिसोर्स, मटेरियल, प्रोडक्ट, ये सारे चीजों का चयन करती है और उसके हिसाब से बात करती है कि हम आपको ये देंगे, आप मेरे पास इसलिए आओ। Approach, we have met and they know who I am. अप्रोच की हम जानते हैं कि हम एक दूसरे से किस पर्पस से मिल रहे हैं, हमारा शुरुआत का मिशन क्या था चलने से पहले, और चलने के बाद का क्लोजर क्या होगा, इस ट्रेनिंग के अंत का लर्निंग होगा या बदलाव होगा। तो वो चॉइसेस, तो लर्निंग का तो मैं जिम्मेदारी देती हूँ, बदलाव का जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा कि हाँ ये एक नजरिया है। बॉन्ड, वी आर अ फ्रेंड। तो अब क्या है कि जब अप्रोच हो गया, हर जगह पहलू पे सेटल हो गए हम लोग, तो एक क्या हो जाता है, अरे शर्मा जी हैं, मेहता जी हैं, उनके साथ हमारा इतने टाइम से काम चल रहा है तो इनके साथ थोड़ा अच्छे से रहो, ये वो हम लोग ज्ञान देते हैं ना अपने लोगों को। अरे ये पुराने क्लाइंट है, नहीं ये हमारे पुराने मित्र है। So that is a bond. Review, I keep current with the interest and desire of the friend. हर समय जैसे बदलता है, रिश्ते एक जैसे नहीं रहते, लेकिन समय के साथ रिश्तों को भी हमेशा टेस्ट एंड ट्रायल पे नेचुरली जाना पड़ता है। जब भी मौका लगता है, हमें जरूरत होती है, अगर वो नहीं आते तो हम जाते हैं, अगर वो नहीं आता तो हम क्या सोचते, देखो आज मुझे जरूरत थी, नहीं हुई। तो ये नेचुरल टेस्टिंग होते रहती है, और नेचुरल टेस्टिंग होती है तो हम नेचुरली एक धारणा बनाते हैं, लेकिन उस धारणा में कितनी सच्चाई है, भावनाओं में बहने के जगह बुद्धि और दिल का सही बैलेंस के साथ एक चयन करना चाहिए कि अगर मैं ये रास्ता चूज कर रहा हूँ, इसमें मुझे क्या फायदा है,
इसमें मुझसे कितना पीस मिलेगा, इससे मेरे को कितनी शांति मिलेगी, या सामने वाले से मुझे क्या रिस्पांस मिलेगा, इसका चयन रिलेशनशिप में होना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप सोचोगे कि मेरा आज मकसद जो भी था वो पूरा नहीं हुआ, अब मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं, या मेरा मकसद आज पूरा हो गया, अब तुमसे कोई मतलब नहीं, फिर जब दोबारा काम आएगा तो मिलेंगे, तो सामने वाला आपके बारे में बोल सकता है ये तो मतलब ही था। तो इसीलिए कहते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कि हमें छोटी छोटी चीजें ध्यान रखते हैं तो बातें बहुत आसान हो जाती है रिश्तों के नाम पे। नाउ दूसरा है कि अगर कॉमन बाहर के प्लेटफॉर्म पे, फर्स्ट वी नीड टू बिल्ड अ नेटवर्क, वी नीड टू शेयर प्रोस्पेक्ट व्हाई वी आर कमिंग, qualify interest, कि what is interest behind this association between you and me. We must consult and understand what is the term and conditions between in particular meeting and agreement, and how we can go ahead. We negotiate ki this is what I can do, this is what is not in my comfortable base, so we both adjust to the common parameter, and then we get it onboarded, and then we sell and cross sells. Once we close the selling, there is a after selling process start ki sir sab sahi hai na, kaam chal raha hai na, and all these things. So this is the relationship role in the selling part, in the selling of training part as well. So moving ahead, होप ये पॉइंट क्लियर होगा आप लोगों का। अगर कोई सवाल है सेलिंग से रिलेटेड ट्रेनिंग में, तो आप रिलेशनशिप में तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आगे बढ़ूं? यस मैम। यस ओके, तो अब मैं आती हूँ कि व्हाई वी मस्ट नो इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ गुड रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप है, अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन एक अच्छे रिलेशनशिप का आउटकम क्या होता है हमें जानना इसलिए जरूरी है ताकि जिंदगी में हम डिसीजन सही ले सके। अगर डिफिकल्ट सिचुएशंस आए तो हम घबराए नहीं, हम उसका डट के सामना कर सके। कोई साथ हो नहीं साथ हो, हमको पता होना चाहिए कि हमें उसे साथ कैसे लाना है। हर किसी को रूठ के छोड़ नहीं सकते, कभी कभी मनाना भी पड़ता है, बट वो कैसे मानेगा इसके लिए कोशिश भी करना पड़ता है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो फर्स्ट इज अ मेंटेनिंग पीपल टू पीपल रिलेशनशिप। हम किसी से भी मिले, एक कॉमन चीज है, वी मस्ट गिव रिस्पेक्ट to that particular person. If we are not respecting that person, forget about common understanding. एक बचपन में एक अक्सर होता था कि कुछ बच्चे आते थे और बोलते थे मैडम हम लोग इस कंपनी से आए हैं, अभी भी होता है डोर टू डोर सेलिंग, ले लीजिए। हम लोग दरवाजे पे मुंह पे बंद कर देते थे, या अभी भी लोग करते हैं। कभी सोचे, या कॉल आता है मैम ये लोन के लिए है, उसके लिए है, ले लो, क्या आपको लोन की जरूरत है? हम बोलते हैं नहीं जरूरत है, और फोन लेकर रख देते हैं। कुछ फोन रखते हैं, कुछ गाली गलौज करने लगते हैं। सॉरी मैं ये बोल रही हूँ, बट ये रियलिटी है। आपने कभी सोचा है वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, और जिससे वो सिर्फ आपको पहुंच रहे थे, आपका सिर्फ 1 मिनट का समय लिया था, हमने अपनी जितनी निगेटिव एनर्जी थी उसको दे दी। वो बेचारा तो उस फीलिंग के साथ रहेगा ना। So my advice, people who are coming to you unnecessary, don't be bad. And you see the magic. People will be automatically good to you. If not that person, other person will be good to you, because people do notice who is good, who is grounded, who is very sensible, who is intellectual, and accordingly people choose person to seek their solutions. So maintaining people to people relationship is very much important, क्योंकि हमारा रिश्ता हर एक इंडिविजुअल से जुड़ता है। आज अगर मैं 26 लोग हैं, उन 26 या 25-35 लोग हैं, अगर मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन मेरा एक रिश्ता आज से ये शुरुआत हो गया ट्रेनर और ट्रेनिंग का, तो अगर मेरी कल को आपको जरूरत होती है कि मैं इसके बारे में डिटेल में पूछूं, चाहे यहाँ पूछूं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको क्लैरिटी दूं, क्योंकि रिश्ता बनाने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया था, और हाथ छटकना तो यानी रिश्ता तोड़ने जैसा हुआ। सो यही से होती है एक दोस्ती की शुरुआत, एक नेटवर्किंग की शुरुआत, एक आगे जाने की शुरुआत।
मैं भी आप लोग के पास इस नेटवर्किंग और रिलेशनशिप के कारण ही आई हूँ। मैं हृदय सर से मिली, मैंने हृदय सर से मैं बहुत इम्प्रेस हुई, उनके सक्सेस से, उनके नॉलेज से। मैं तो बस अपना कंट्रीब्यूशन, अपना रोल प्ले कर रही थी और हृदय सर ने मुझे उस लायक समझा सो दैट आई कैन प्रेजेंट few valuable pointers to you, and I'm thankful for the ITC. If I'm not thankful to the ITC and Hriday sir and the people who work for it, बैकग्राउंड में मेरे से मेरा कोटेशन लिया या सॉरी मेरा बायोडेटा लिया, मेरे प्रमोशनल एक्टिविटी की, आई एम थैंकफुल फॉर ईच टू एवरी पर्सन, क्योंकि उनकी मेहनत है मेरे से जुड़ी और उनकी मेहनत में मैं शामिल हो गई हूँ। तो ये ग्रैटिट्यूड है। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो वो लोग ऑटोमेटिकली अच्छा फील करेंगे, और यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। Being humble is equally important to connect. Being recognized and showing gratitude is equally important to build a long-lasting relationship. कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत सारे दोस्तों से बहुत सालों से नहीं मिल पाते, लेकिन अचानक मिलते हैं तो ऐसा लगता है पुराना बच्चा जाग गया या पुराने वही पल वापस आ गए। यादों में हम ट्रैवल करते हैं, लेकिन वही रिश्ते को दोहराते हैं और आगे और गहरा हो जाता है। तो अगर कोई अच्छा रिलेशनशिप है तो भले वो नेटवर्क में आज रहे ना है, जरूरत पड़ने पे आपको जरूर पूछेगा। तो उसके लिए आपको आज सही बनाना है, और ये आपके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। दूसरा पॉइंट, बैलेंसिंग वर्क लाइफ बैलेंस फॉर फैमिली, टास्क एंड सोसाइटी। वी आर अ सोशल एनिमल, बट यस वी आर रिलेटेड टू डिफरेंट ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली, फ्रेंड्स, मतलब कम्युनिटी, बहुत सारे जहाँ हमको ट्रेनिंग काम करने के अलावा मेरा ट्रेनिंग में दिल लगता है तो मैं ट्रेनिंग के लिए भी कोशिश कर रही हूँ। मुझे एनजीओ में लगता है मन, तो मैं एनजीओ के लिए भी कोशिश करूंगी। मुझे कॉर्पोरेट में एचआर सीखना, ये सीखना, तो मैं इधर भी जाऊंगी। फिर मैं फैमिली से भी जुड़ी हूँ, फिर मैं दोस्तों से भी जुड़ी हूँ। कुछ बहुत पुराने दोस्त हैं, कुछ नए नए बने हैं। तो ओवर अ पीरियड तो मैंडेटरी बैलेंसिंग ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इज इक्वली इम्पोर्टेंट, ताकि हम वो इक्वल टाइम स्पेस दे सके फैमिली को, खुद को, सोसाइटी को। सीएसआर भी इम्पोर्टेंट है। अगर जो मैं सीख रही हूँ मैं वो दे नहीं रही हूँ तो ऐसे सीखने का क्या फायदा। जो मैं जान रही हूँ और वो जानकारी किसी को अच्छा बना सकती है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। रिटर्न जब मिलना होता है वो मिल जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट यह है टू शेयर, टू बैलेंस योर लाइफ so that you can enjoy the equal importance of each and every aspect of your part. Okay, now build future projection. So self faith, self awareness, खुद की जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है, खुद के बारे में और खुद के हेल्थ के बारे में। अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा है तो हम इमोशनली अच्छे हैं, हम इमोशनली अच्छे हैं तो हम जिंदगी में और अच्छा करेंगे, खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। और वो तभी होगा जब हम अवेयर है कि हम कौन है, हमारे से जुड़े हुए लोग कैसे हैं, हम उनको कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। सो टू डेवलप बॉडी माइंड रिलेशनशिप, यानी हमारा माइंड डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे बॉडी से। अगर हमारा मन खराब हो गया या हमने सोचा कि हम बीमार फील कर रहे हैं, तो हमें इसलिए फील करते, ऐसा मन को एहसास होता है क्योंकि बॉडी अच्छा फील नहीं कर रही होती है। वही अगर हम इमोशनली डाउन है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है करना, बहुत दुखी है, तो हमारा मन बॉडी को सिग्नल देता है, बॉडी लेजी फील करने लगता है, कुछ भी करने की एनर्जी कम हो जाती है। तो our body and mind is equally related. That's why self-faith and self-awareness is equally important, and this happen only with a good relationship. Fourth one is developing the relationship potent. आपने सुना होगा मेजरली कुछ पोटेंट की, ये इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस होता है, क्यूटेंट होता है कि आईक्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी की, ईक्यू, एसक्यू। वैसे ही अगर मैं रिलेशनशिप को एक क्यूटेंट में आरक्यू बनाऊं तो ये भी उतना ही सही है, क्योंकि इससे बहुत सारे पहलू जुड़े हैं। इंटेलिजेंट लोग से मिलना चाहेंगे, ट्रेनर लोग से मिलना चाहते हैं ताकि उनका ज्ञान आगे बढ़े, कॉमन से। अब ऐसा नहीं इंटेलिजेंट लोग बाकी लोग से नहीं मिलना चाहते, लेकिन क्या होता है कि अगर हमें चर्चा करने के लिए सेम लेवल का समझदार इंसान मिल जाए, अगर
एक उम्र के उस पड़ाव में पापा लोग की उम्र के या 50-60 साल के या उस उम्र के तजुर्बे के सामने एक छोटा बच्चा अपना जिद करने लगे तो वो नॉलेज ट्रांसफर नहीं होगा, रिलेशनशिप ना बच्चे और गार्जियन का ही रह पाएगा, क्योंकि एक जिद्दी होगा और एक समझदारी से बताएगा। तो एक हर कोई चाहता है कि अपने एज के लेवल के लोग मिले जिनके साथ हम कॉमन स्पेस शेयर कर सके, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, सही गलत का डिस्कशन कर सके और ये रख सके कि मैं ये हूँ, मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा, क्योंकि ऐसा ये हमारा सोशल नीड है, दिस इज आवर नीड. So developing the relationship quotient for creating successful response, relationship and bond. So if you can see in the relationship, this image, you can find a feedback. रिलेशनशिप से कितना चीज कोरिलेटेड है, फीडबैक देना, अगर मैं आप मुझे फीडबैक देते हो या आप किसी और को देते हो कि मेरा तुम्हें ये एडवाइस है कि तुम ऐसा करोगे, भले हम थोप नहीं रहे लेकिन हम परवाह कर रहे हैं इसलिए हम एडवाइस देते हैं, हम केयर करते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं उसके प्रति या उसको पॉजिटिव करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल वाइज हम जुड़े हुए हैं, एक है कॉमन मीडिया, सेम प्लेटफॉर्म है, सोशलाइजेशन, मेंटेन कनेक्शन, ये सारी चीजें हमें रिलेशनशिप को बांधने में काम देती है. मैं आगे चलती हूँ. किसी को कोई पॉइंट, कोई कुछ पूछना चाहेगा? ओके, आई एम गोइंग मूविंग अहेड. ओके, तो अभी जैसे आरक्यू की मैंने बात की है, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि बाकी आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू क्या है, बिकॉज relationship cannot be built without awareness of self. Relationship cannot be built without understanding our intellectual level, emotional level, spiritual level and social level. Relationship cannot be given justice if we do not understand how my intellectual match with the other, how my emotional या other emotion can be understood by me, how the spiritual context can be appreciated on an equal platform, how one aspect is related to other, how we can give a respect, how in a society we can function together. So awareness related to the IQs are very very important. So सबसे पहले जो commonly known quotient है वो है intellectual quotient, IQ, जहाँ पे हम ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति का मानसिक इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है. अब आप बोलोगे क्या फिर ये नहीं बताता है. एक मिनट, मुझे कॉल, अब मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों के पास? यस मैम, आ रही है आवाज. मुझे हेमंत जी ने कॉल किया था इसीलिए. ओके, तो इंटेलेक्चुअल क्वोटिएंट कि हम कितने समझदार हैं या सामने वाले को, ये नहीं है कि कोई कम समझदार है तो उससे दूरियां बनाना है, लेकिन हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारा लेवल क्या है, क्योंकि हम ग्रो उसी लेवल में करते हैं. अगर आज मैं चौथे पायदान पे हूँ और 10 पायदान तक जाना है तो मुझे 5, 6, 7, 8 करके पायदान बढ़ने पड़ेंगे. या मेरा डायरेक्ट पायदान 9 है, फॉर एग्जाम्पल सदगुरु, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बियॉन्ड इमेजिनेशन है हमारे. क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उनका वैसे एग्जाम्पल स्पिरिचुअल में आएगा, क्योंकि एक होता है जो इंटेलेक्चुअल जो हम लोग सीख के या पढ़ के जानकारी से बढ़ाते हैं, एक होता है अंडरस्टैंडिंग और इंटरेक्शन एक्सपीरियंस से बढ़ाते हैं, एक होता है जिसकी रीजनिंग सोच के दायरे से हम बढ़ाते हैं. सही गलत के झंझट में ना पड़ के समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा हुआ तो क्यों, ऐसा नहीं होना है तो क्या करना है. ये तब होता है जब हम सबको इक्वल जस्टिस दें. सेकेंड इज अ इमोशनल क्यूटेंट. अब इंटेलेक्चुअल है तो इमोशनल भी आएगा, क्योंकि हम कभी भी हाईली सेंसिटिव हो जाते हैं, कभी हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कभी हम लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, कभी हम लोग एहसासों में खो जाते हैं. So this is the emotions play the important role, psychological. The level we have a connection related to feeling of any subject is a emotional quotient. अगर मैं परिवार से हूँ तो मैं हाईली इमोशनली अटैच होंगी, वहीं मैं कंपनी से थोड़ी कम रहूंगी. तभी इसी को समझ के तो किसी ने कहा था
प्यार काम से करो, ऑर्गेनाइजेशन से नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन आप भी बदलते रहते हो, ऑर्गेनाइजेशन आपको भी बदल सकती है, लेकिन अगर आप काम से प्यार करोगे अपने, तो वो काम आपका सिर्फ आगे बढ़ेगा, वो रुकेगा नहीं। वो पाथ जर्नी अलग हो सकती है, लेकिन नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा, मुकाम आपका बढ़ता जाएगा, आपकी नजरों में, दूसरों की नजरों में। दूसरा है स्पिरिचुअल क्यूटेंट। अब हमें बुद्धि कितना है ये तो हो गया, भावना कितना है उसकी समझ हो गई। अब ये जानकारी एक स्पिरिचुअल विश्वास, किसी भी एक इनविजिबल बीइंग पे विश्वास कि कोई है जो हमें कंट्रोल कर रहा है, कोई है जो हमें संभाल रहा है, कोई है जो हमारे सही गलत को देख रहा है, उसको ध्यान में रख के जब हम कोई काम करते हैं तो हमें ये पता होता है, जजमेंट डिसीजन लेने में इजी हो जाता है, क्या गलत है क्या सही है, या अगर कोई चीज हुई है तो उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। कोई फैमिली छोड़ के आध्यात्म में चला जाता है तो परिवार वालों की कोई हो सकता है बोल सकता है, अरे इसको तो अभी फैमिली चलाना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना था, ये कोई उम्र है क्या। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। लेकिन अब जब अध्यात्म के हिसाब से वहां पे जो पहुंचे हुए लोग हैं उनके नजरिए से सोचेगा तो उन्होंने वो ज्ञान अभी ढूंढ लिया जो शायद हम लोग उम्र के उस पड़ाव में ढूंढेंगे। वो अवेयरनेस कि ये सब मोह माया है, ये जानकारी दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। वो मैं भी नहीं जानती, मैं उस पड़ाव में नहीं गई हूँ, बट इतना जरूर मानती हूँ कि कोई है जो हमें कंट्रोल कर रहा है। और वो जो भी भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, एनर्जी है, वो हमें जो भेजी है एक पर्पस के लिए भेजी है। वो पर्पस ये भी हो सकता है परिवार को खुश रहना, ये पर्पस ये भी हो सकता है समाज के लिए बदलाव लाना, ये पर्पस वो भी हो सकता है कुछ 4 जन के जीवन में बदलाव लाना। तो वो अवेयरनेस जो देने में खुशी है, इसकी बात स्पिरिचुअल फूटेड करती है कि अपने लिए तो सब किया, अब सबके लिए करके देखो, इन शॉर्ट। सो नाउ द सोशल फूटेड आई एडेड, social potent is equally important because we born in society, we be in society, we die in society. हमें जब हम आते हैं तो रोते हैं पर दुनिया हंसती है, जब हम दुनिया के साथ चलते हैं तो हंसते रोते गाते चलते हैं, जब हम जाते हैं तो भी दुनिया रोती है। तो हम क्या लेके, हम जो आ रहे हैं और क्या लेके आगे उनको देंगे और जाने से पहले क्या छोड़ के जाएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन होता है रिलेशनशिप का। किसी का कोई सवाल? मैं आगे बढ़ूं? सवाल है एक। हाँ बोलिए। सवाल ये है, सर आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अनिल कुमार गोस्वामी। अच्छा अनिल जी बोलिए। तो यू आर सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेलेंट। तो सवाल ये है, आप अपना नंबर और वो जो है ना चैट बॉक्स में, मेल बॉक्स में अपना डाल दीजिए, इन केस वी वांट टू कनेक्ट विद यू। यू आर सो ग्रेट, एक्सेलेंट। और सवाल यही है। थैंक यू वेरी मच। मैं आगे बढ़ूं सर? जी बढ़िया। ओके तो अब मैं इसको परिभाषित करती हूँ। एक आरक्यू को मैंने कुछ आईक्यू प्लस पीक्यू प्लस ईक्यू प्लस एसक्यू से किया है। अब आईक्यू इंटेलेक्चुअल क्वोटेंट है, पर पीक्यू पीपल क्वोटेंट मैंने रखा है क्योंकि लोग बहुत ही अलग होते हैं। लोग अलग इसलिए हैं क्योंकि वो उनकी दुनिया और उनकी नजरिया उनके इन्वायरमेंट से जुड़ी है, उनके नॉलेज से जुड़ी है, तो उसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो जो लोगों को समझ लेगा वो रिश्तों को तो समझेगा ही ना। इमोशनल इकोलॉजी यानी इमोशनल, अभी इमोशन तो है लेकिन इमोशन को बैलेंस कैसे रखें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इक्यू समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमें दर्द नहीं देता, आपको हमें तकलीफ नहीं देता, लेकिन अगर कोई चीज दर्द देता है तो उस दर्द को हम लोग कैसे एक्सेप्ट करें कि इट विल मेंटेन अ पीस टू अस, गिव रीजनिंग टू अस। हर चीज से लड़ना जरूरी है क्या? नहीं।
हर चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी विदाउट रीजन नहीं है। आपकी दुनिया आपके हिसाब से सही हो सकती है, दूसरी की दुनिया दूसरे के हिसाब से सही हो सकती है, लेकिन अगर आपको किसी और की दुनिया में घुस के उनको सही करना है तो उनकी दुनिया को समझना तो पड़ेगा आपको, तभी तो आप अपनी दुनिया को थोड़ा सा एडजस्ट कर पाओगे। सो दैट इज अ इमोशनल इकोलॉजी। सेकेंड इज अ सोशल एंड स्पिरिचुअल, अगेन जो मैंने आपको बताया है, तो मैं इस पर ज्यादा नहीं ब्रीफिंग दूंगी। सो दिस इज RQ इक्वल टू इंटेलेक्चुअल IQ प्लस पीपल IQ प्लस इमोशनल इकोलॉजी IQ, सॉरी क्यूटेंट प्लस सोशल क्यूटेंट प्लस स्पिरिचुअल क्यूटेंट। तो बेसिक वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप क्यूटेंट आर ट्रस्ट, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ट्रस्ट है तो आगे की बात करेंगे बॉस, वरना टाटा बाय बाय। एक्सेप्टेंस है तो हम तुम्हारे काम के हैं, तुम हमारे काम के हो। फॉरगिवनेस है तो एक दूरी तय की जा सकती है बिना डरे कि अगर कोई गलती हो गई तो बात बिगड़ ना जाए। इंटीग्रिटी है तो एक प्रिंसिपल और नियम कानून होंगे जिंदगी में, मतलब साथ चलने के, जिसके साथ हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकेंगे। पॉजिटिविटी भी उतनी ही जरूरी है ताकि हम अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आए तो डील करने का हिम्मत रख सके। होप तो चाहिए ही, आगे बढ़ना है क्योंकि, और कंपैशन, एक दूसरे के प्रति वो एक फीलिंग, बॉन्ड, लव, अफेक्शन, एनर्जी होना उतना ही जरूरी है ताकि वो मिशन कामयाब हो सके। सो दिस इज अबाउट आवर रिलेशनशिप क्यूटेंट। मैं चाहूंगी कि कुछ लोग क्वेश्चन करो, या तो मुझे लगेगा कि किसी को कुछ नहीं समझा, या तो ऐसा लगेगा कि कुछ अनुराधा जी, ये फिजिकल क्वेश्चन नहीं आया इसमें, IQ के बाद पीपल क्वेश्चन, नॉर्मली फिजिकल क्वेश्चन भी है। यस सर, फिजिकल मैंने सोचा, मैंने चाहा था रखूं। मैं आपको बताऊं, आप गूगल करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, बट फिजिकल इसीलिए मैंने नहीं रखा। पीपल है तो फिजिकल तो यूं ही आ गया ना। ओके ओके फाइन। तो पीपल है तो हम एग्जिस्ट करते हैं, तभी तो हम जब हम पीपल को ही डील कर लेंगे तो फिजिकल इक्विवेलेंट तो आप यूं ही कवर कर लोगे, तो इसलिए मैंने पीपल को यहाँ नहीं, फिजिकल को नहीं रखा। थैंक यू। So this is okay. Anyone else? Okay. So hierarchy of क्यूटेंट आप देखोगे जो यहाँ पे है आपका, सर आपका जो सवाल था फिजिकल क्यूटेंट, ये मॉडल मुझे गूगल पे मिला था, और मुझे पीपल नहीं मिला था, बट पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को, क्योंकि बहुत लोग फिजिकल से समझ नहीं पाएंगे कि फिजिकल क्या, इसलिए मैंने पीपल रखा, क्योंकि रिलेशनशिप स्टार्ट पीपल पे होती है, एंड पीपल पे होती है, तो इसकी, और फिजिकलिटी भी पीपल से ही शुरू होती है और उसी से बढ़ती है। तो दैट इज अ फिजिकल क्यूटेंट। अनदर इज अ इंटेलेक्चुअल क्यूटेंट, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल। और साइड में आप लोग देखोगे, राइट साइड में इज अ रिलेशनशिप क्यूटेंट, यानी हर किसी का हर किसी से कनेक्टेड है। जब आप एक लेवल अचीव करते हो तब आप दूसरे लेवल पे जाते हो। फिजिकल के होने क्यूटेंट आपका पूरा एग्जिस्टेंस, कि आपको रोटी कपड़ा मकान जो आपको सेटिस्फैक्ट्री चाहिए थी, आपने वो लेवल पहुंच गए जहाँ पे आपको अब इस चीज की चिंता नहीं है कि कल क्या करने वाले हैं। आप अपने ब्रेन, या एक उम्र के बाद आप अपने नॉलेज के प्रति जाओगे कि मुझे और नॉलेज जानना है अपने बारे में, दुनिया के बारे में, तो आप इंटेलिजेंस क्यूटेंट पे जाते हो। जब वो आपकी अचीव हो जाती है तो इमोशनल आती है। पहला सवाल ये उठता है, हमने इंटेलिजेंस को नीचे और इमोशनल क्यूटेंट को पहले क्यों रखा है? कोई मुझे जवाब दे पाएगा? क्या सवाल दोबारा बोलिए। इंटेलिजेंस क्यूटेंट दूसरे पायदान पे और इमोशनल क्यूटेंट तीसरे पायदान पे क्यों है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन पहले पायदान। आप ये देखिए, हायरार्की है, जो टिप है वो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल तो सबको पता है लास्ट क्यों है, लेकिन इंटेलिजेंस से पहले मतलब इंटेलिजेंस पहले आ गया, बाद में इमोशनल आ रहा है, यानी चौथे नंबर पे है। तो इंटेलिजेंस को तीसरे नंबर पे क्यों नहीं रखा? हेलो, मे बी आई थिंक कि इसलिए कि अगर मुझे ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं अपने इमोशंस को समझूंगी कैसे, डिफाइन कैसे करूँ। दैट्स व्हाई आई हैव टू क्रॉस दैट लेवल ऑफ ज्ञान। मतलब मुझे नॉलेज होनी चाहिए कि मैं
इमोशंस को स्टडी कर पाऊँ, मुझे शायद इसलिए। ग्रेट अटेम्प्ट। सिंपल भाषा में अगर बोलूं, एनालिटिक। आईक्यू हमें हमारे बुद्धि की आकलन करती है कि हमें कितना नॉलेज है, लेकिन बुद्धि हमारे इमोशन पे भी प्रभाव करती है ना। अगर मैं किसी चीज से जुड़ी हुई हूँ तो जहां जुड़ाव है वहां पे इमोशन आएगा। आज मैं ट्रेनिंग लाइन से जुड़ी हूँ और अगर मैं ट्रेनिंग लाइन को बहुत आगे तक पढ़ रही हूँ, जानने की कोशिश कर रही हूँ, इंटेलेक्चुअल लेवल जानने की कोशिश कर रही हूँ, तो जितनी मैं जुड़ते जा रही हूँ उतनी मैं इमोशनली ड्रिवन भी होते जा रही हूँ और बैलेंस भी होते जा रही हूँ। जब तक मेरा ज्ञान का स्पेस ही खाली रहेगा तो इमोशन आएंगे कैसे? ज्ञान आएगा तभी तो इमोशन से तालमेल बैठाओगे आप। How you felt it? That's why emotional quotient is ahead of intelligence quotient. So ऐसे देखा जाए तो कोई भी चीज किसी से कम और ज्यादा नहीं है, लेकिन सीक्वेंस से बस इतना समझिए ये सब जरूरी है। किसी में IQ ज्यादा होता है, EQ कम है, किसी में अटल बिहारी वाजपेयी उसमें उन्होंने इमोशनल क्यूटेंट ज्यादा होगी, तो हमारे लेट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी में इंटेलिजेंस क्यूटेंट ज्यादा थी, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी से नहीं, वो डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे। वहीं अगर कोई सदगुरु पे जाए उनका स्पिरिचुअल क्यूटेंट हाई होगा, क्योंकि बाकी तो बढ़ ही चुका है, अब जो बचा है वो है स्पिरिचुअल क्यूटेंट, जो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर करियर क्यूटेंट यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा पाथवे, हमारा करियर चॉइस भी इसके हिसाब से डेवलप होता है। हम कभी IT फील्ड में होते हैं कि कोई जन बाद में ट्रेनिंग में आ जाते हैं, कभी कोई फील्ड में होते हैं, तो दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट डू हैपन। आपकी किसी के बारे में जानकारी बढ़ेगी तो आप उसके प्रति सहज हो जाओगे उसको बताने और करने के लिए। तो दिस इज अबाउट अ हायरार्की ऑफ अ क्यूटेंट। मैं आगे बढ़ूं, किसी को कोई सवाल? ओके, so my last slide is managing difficult people and situation, and I think this is going to be the most important part for a practical perspective. Okay, relationship समझ लिया, उनका होने से क्या फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है, क्या क्यों हम जुड़ते हैं, क्यों नहीं जुड़ते, समझ लिया। लेकिन सवाल वही है कि भाई कुछ लोग हैं जो समझ में नहीं आते, और जो लोग समझ में नहीं आते उनसे डील क्यों करूं, और करना पड़े भी तो कैसे करें। तो एक बात समझिए, लोग, मेरे पिताजी कहते हैं कि, और एक बार बस कहते हुए सुना है एक्चुअली, कि लोग गलत नहीं होते, परिस्थिति यानी सिचुएशंस डिफाइन करता है कि लोग क्या करने वाले हैं। वैसे ही कभी आप ज्ञान के प्रति मतलब सुनोगे तो वहां पे एक पॉइंट आता है कि हम तो ऊपर वाले बोलते हैं, भगवान जी बोलते हैं हम तो हैं, लेकिन हमने तुम्हें आंख, नाक, कान सब दे के भेजा है, अब तुम्हारा रोल है उसका इस्तेमाल करो और जानो कि क्या सही है, क्या करना है, क्योंकि कोई भी चीज की कमी के साथ भेजा नहीं है। सो दैट इज व्हाट आई एम अबाउट टू कम, managing a difficult people and a difficult situation. First you need to understand why you call it a difficult people. Difficult because you need to deal with that person, difficult because they behave differently with you, difficult because you don't like it. Why situation is not acceptable to you, you feel like running away or avoiding those people. So is the only reason, the reason behind of difficult people, because they are not fitting in our relationship ecology. The parameter which I have set for you, कि आपको अगर मेरी जिंदगी में आना है या मुझे आपकी जिंदगी में आना है, तो आपको ये सारे टेस्ट पार करने होंगे। अगर ये टेस्ट में आप खड़े नहीं उतरे तो गेट आउट, and that is the problem with that was the problem in dealing with the difficult people. कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बस रिएक्ट डिफरेंटली करता है, ये जानिए। हाँ, कुछ लोग डिफिकल्ट होते हैं